हेलो साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं? आज हम नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी विष के दांत, है ना, कक्षा 10वीं की हिंदी का दूसरा अध्याय लेकर के आए हैं। हम बहुत ही कम समय में इसके अर्थ को जानेंगे, इसके भाव को जानेंगे, है ना, इसमें क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, किस चीज़ को लेकर के यह बनाया गया है ना। नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत में कहना, यानी विष के दांत जो कहानी उसमें कहना क्या चाहते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और अभी हम चलिए चलते हैं परिचय की तरफ, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा, है ना, इनका यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। यह हमारे बिहार के, यानी कि बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। पटना में इनका जन्म हुआ, पटना के रहने वाले हैं। यह भोजपुरी भाषी थे, है ना। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी कि इनका जन्म जो है वह भोजपुरी भाषा, यानी कि जब जहाँ यह जन्म हुआ, जहाँ इनका, वहाँ भोजपुरी भाषा चलती है, यानी बिहार की बात है। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि महापंडित इनके जो पिता थे वह महापंडित थे, विद्वान थे, एकदम प्रख्यात विद्वान थे। और इन्हीं के सबसे बड़े बेटे थे नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि पंडित राम अवतार पांडे, है ना, यानी कि पंडित राम अवतार शर्मा, ठीक है। पंडित राम अवतार शर्मा के सबसे बड़े बेटे थे कौन? तो नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न पूछा सकता है कि यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है, तो आप देखेंगे कि पंडित राम अवतार शर्मा, है ना। माता का नाम रत्नावती, है ना, यहाँ पे होगा रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी, यानी कि इनका जो निर्माण हुआ, इनका जो भविष्य का एक बेहतर निर्माण हुआ, उसमें पिता की अहम भूमिका थी। साथ में इनका जो दृष्टि था वह बहुत ही तेज था, किसी चीज़ को समझने, पढ़ने, जानने में उनकी दृष्टि बहुत ही तेज थी। चलिए आगे देखते हैं। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वह पटना से कॉलेज की पढ़ाई किए, साथ ही एमए के लिए उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में दाखिला कराया और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए डिग्री हासिल की। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, है ना, कहाँ से? तो हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, जो कहाँ है? आरा में स्थित है ना। रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे, है ना। यह वहीं से पढ़े और वहीं जाकर के शिक्षक बन गए, प्रधानाध्यापक बन गए। आगे देखिए, प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल, है ना जी, यही ना है जी। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए, या हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए कब? सन 1959 में। मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे और वह इसी विभाग के अध्यक्ष बने रहे जब तक वह जिंदा रहे, है ना। हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार से हैं, यानी कि यह जो है एक तरफ से आलोचक रहे हैं, है ना, यानी कि जो देखिए आगे चलते हैं यहाँ से, बस ठीक है। एकदम इसको ध्यान से पढ़ना है। लेखक के बारे में कहा गया है कि इस पद पर बने रहे, यानी कि जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से। नलिन जी कौन कौन सी रचना किए हैं? जैसे दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड। हिंदी उपन्यास में उनका विशेषतः प्रेमचंद्र रहा है। साहित्य तत्व और आलोचना में आलोचनात्मक ग्रंथ, है ना, वह एक ग्रंथ ही लिखे जिसे आलोचनात्मक ग्रंथ कहा गया है। आगे देखते हैं विष के दांत, आलोचनात्मक ग्रंथ में विष के दांत। हम जो आगे पढ़ने वाले हैं यही आलोचनात्मक ग्रंथ में से विष का दांत लिया गया है। और 17 असंग्रहीकृत पूर्व छोटी कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकीन के प्रपद और नकीन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, यानी कि ये सब किया गया किसके, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी ने साथ लेकर, किसका साथ? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पूर्व छोटी कहानियां संग्रह
केसरी कुमार के साथ। जो छोटी छोटी कहानियों का संग्रह इन्होंने किया था वो केसरी के साथ, है ना, केसरी कुमार के साथ किया। और जो कविताओं का संग्रह किया वह कौन थे, तो नरेश के साथ किया, है ना जी, नरेश के साथ काव्य संग्रह, है ना। अब काव्य संग्रह में कौन कौन से हैं, तो नकेन के प्रपद, नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली है, अयोध्या और आगे देखते हैं अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ है ना, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। इनके संपादित ग्रंथ कौन है, तो यहाँ पे संत परंपरा और साहित्य है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ, यानी कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है किसकी कविताओं से हुआ, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, है ना। उनकी जो कहानी रही है उसमें कैसे तत्व उभर करके आए, तो मनोवैज्ञानिक तो उभर करके आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। अगर जो भी जिस भी कहानी के बारे में, इतिहास के बारे में वह आलोचना करते थे तो आप उसमें देखेंगे कि वह किस रूप में, तो आलोचनात्मक थे, आलोचनात्मक व्यक्ति थे। और समर्थन किसका करते थे, तो आधुनिक चीज़ों का समर्थन करते थे। और जो परंपरावादी, जो रूढ़िवादी जो चीज़ें होती हैं उनका वह विरोध करते थे। आगे देखिएगा, वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे, है ना। वह किस चीज़ पर लिखते थे, तो आप देखेंगे कि कथ्य पर लिखते थे, शिल्प भाषा पर लिखते थे और भी अन्य सारी स्तरों पर वह नवीनता के आग्रही, नई नई चीज़ों को लेकर के जोड़ करके लिखने का कार्य करते थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। हमने आपको अभी बताया कि वह जो परंपरागत दृष्टि का क्या करते थे जी, निषेध करते थे, यानी कि वह परंपरागत दृष्टि को नकारते थे, है ना। परंपरागत दृष्टि उनके नज़र में क्या थी, सही नहीं थी। वह आधुनिकता शैली को लेकर के अपना काव्यखंड या कहानियों को लिखते थे। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है। नलिन विलोचन शर्मा की जो कहानी है, जो किताब है, जो कविताएं हैं, उनकी जितनी भी आप रचना देखेंगे उसमें उन्होंने पुराने शब्दों को एक नव जीवन दिया है, एक नया जीवन दिया है, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यानी कि वैसे शब्द जिनकी गरिमा खत्म हो रही थी, जो शब्द खो रहे थे, उन्होंने उस शब्दों को प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य किया। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह जो आप कहानी पढ़ रहे हैं वह कहाँ से ली गई है, तो विष के दांत। चलिए आगे देखते हैं। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। देखिए, आप इस कहानी से क्या सीखेंगे, आप इस कहानी से सीखेंगे कि मध्य वर्ग में कैसे कैसे अंतर विरोध होते हैं और उसका उजागर होगा यहाँ पर, है ना। जो मध्य वर्गीय परिवार होते हैं उनमें कुछ लोग पैसे वाले हो जाते हैं, कुछ कम पैसे वाले होते हैं, कुछ नौकर चाकर होते हैं, और कैसे उनमें अंतर विरोध होता है उस चीज़ को हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे, जो नीचे विष के दांत नामक कहानियाँ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, इसका संदर्भ, इस कहानी के संदर्भ में कहना क्या चाहते हैं कि वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी इसमें जो है, खासकर आपको मनोवैज्ञानिक आशय इसमें मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है। यहाँ पर लिखा गया है कि आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग, है ना, मध्य वर्ग की एक श्रेणी। वैसे तो मध्य वर्ग एक वर्ग है, लेकिन आर्थिक कारणों से उसमें कुछ छोटे वर्ग हो जाते हैं, कुछ ऊंच नीच, समझते हैं ना आप लोग, है ना। जिसके पास कम पैसे हैं वह थोड़े गरीब हो जाते हैं मध्य वर्गीय में ही, जिसके पास कुछ पैसे हैं वह अपने आप को अमीर दर्शाने लगते हैं, गाड़ी घोड़ा हो जाता है। और वैसे जो मध्य वर्गीय में ही हैं उनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, फिर अपने आप को गरीब समझने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी चीज़ को इसके बारे में पढ़ना है। तो प्रथम जो चरण होगा उसमें सेन साहब के बारे में आपको बताया गया है, और आगे महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर, यानी कि पहली ओर जो है कुसंस्कार, है ना, और लिंग भेद जैसे, कैसे कुसंस्कार, तो लिंग भेद, है ना, लिंग भेद समझ रहे होंगे, यानी कि लिंग पुरुष स्त्री, है ना, ऐसे करके जो पुरुष होते हैं स्त्री होते हैं एक दूसरे से समान, मतलब नहीं रह करके अलग अलग रहते हैं कि तुम स्त्री हो तुम इस प्रकार से रहो, हम पुरुष हैं हम इस प्रकार से रहेंगे। यानी कि चलिए आगे देखते हैं।
एक तरफ सेन साहब है जो खासकर लिंग भेद को अपनाए हुए हैं, है ना, और इसी के अंदर कुसंस्कार भी उनमें भरा पड़ा है। तो दूसरी ओर कौन है, तो एक गिरधर नामक व्यक्ति है जो वहाँ पर नौकर का काम करता है, जिसे नौकर पेशा यानी कि नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी में है, यानी कि वह निचले स्तर पर है ना, वह नौकरी का काम करते हैं, छोटी नौकरी करते हैं, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो निम्न वर्गीय है ना, कम पैसा है, वह नौकरी, उसकी पेशा जो है वह कहीं नौकरी करते हैं, है ना, उसके बाद भी इन्होंने अपने अस्तित्व को एकदम संघर्ष के साथ बचाए हुए हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप खत्म होंगे, आपके साथ आपका परिवार यानी कि आपका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर आपके पास इस ज़माने में पैसा है तो समझिए कि आप अकेले भी हैं तो 100 के बराबर है। तो याद रहे, जीवन का लक्ष्य ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा कमाना, लेकिन इसके साथ साथ संस्कार भी होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, चलिएगा कि यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती है। यानी कि कैसे प्यार दुलार करके भी उसके परिणाम जो है वह कुपरिणाम कहलाते हैं, कि बुरे परिणाम हो जाते हैं, है ना। अक्सर लोग अपने बच्चों को कुछ इस प्रकार प्यार दुलार देते हैं, उसमें लिंग भेद के जैसे कुछ संस्कार, है ना, ऊंच नीच जैसे कुछ संस्कार भर देते हैं, और वो आगे चल करके वह बच्चा उस परिवार के लिए ही घातक सिद्ध होता है। देखिएगा, सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की यह महत्वपूर्ण वानगी पेश करता है। यह जो पाठ है यह क्या पेश करता है जी, तो सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी यह पेश करेगा। चलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा परिचय जो है यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा जी का परिचय समाप्त होता है, और अब हम चलेंगे इस पाठ के तरफ। इस पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ना, क्योंकि यह जो है संस्कार सिखाएगा आपको, है ना, और आपको मानवाधिकार बताएगा, आपको ऊंच नीच में कैसे भेद होता है यह बताएगा। शायद आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि क्या आप ही कहीं और के साथ कर रहे हो, किसी दूसरे के साथ कर रहे हो सकता है कि आपके साथ वो चीज़ नहीं हुई हो, लेकिन आप कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, इस पाठ को पढ़िएगा और उस कुछ संस्कारों को खत्म करिएगा। विष के दांत, इसमें दो पक्ष हैं। पहला जो है सेन साहब का होगा, है ना, एक सेन साहब है जो जिसके पास पैसे रुपये हैं, वह उच्च वर्ग के हैं, है ना, चूंकि दोनों हैं मध्यवर्गीय, है ना। दूसरा होगा व्यक्ति जो होगा गिरधर, है ना, जो कि जिसकी पेशा क्या है, वह नौकरी करते हैं, है ना। अब देखिएगा, सेन साहब का एक बेटा होगा, है ना, और लगभग पाँच इनकी बेटियां होंगी, यह इसमें परिचय इसका है। और गिरधर जो है, गिरधर होगा, उसकी पत्नी होंगी और उसका एक बेटा होगा, ठीक है। जो अब पढ़ते हैं आगे और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। हम घुसते हैं सेन साहब के घर के तरफ तो देखते हैं कि सेन साहब का घर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक खूबसूरत बंगला दिखाई दे रहा है, और उस बंगले में उससे भी खूबसूरत एक चमकती काली कार दिखाई दे रही है ना, जिसमें अगर आप देखें अपना चेहरा तो शायद आपको शीशे से भी साफ आपका चेहरा नजर आए। यहाँ सब समझ सकते हैं कि उस कार की जो है कितनी सेवा है ना। उस परिवार में सबसे ज़्यादा अगर मान जान है तो शायद उस कार की है ना। चलिए, कुछ तो खास है। सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई स्ट्रिमलिंड, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। जैसे घोंसले में कोयल पड़ी रहती है, काली कोयल, और पता नहीं अभी बैठी है और तुरंत उड़ जाए, वैसे ही वह गाड़ी उसमें रही है, यानी खड़ी है, और वह कब चलेगी कब रुकेगी, है ना, यानी कोयल को उपमा दी गई है। सेन साहब को इस कार पर नाज है बाबू, है ना। सेन साहब को, हेलो बाबू, आप लोग थोड़ा शांत बना के रखे, है ना, पढ़िए, समझ में आ रहा है ना, पढ़िए, ये क्लास रिकॉर्डेड है, शांति से पढ़िए। मोबाइल मत चलाइए, मोबाइल चलाइएगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। क्या करें बाबू, मोबाइल चला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मोबाइल। हम यार पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, आप चलिए थोड़ा बना के रखिए, तो नीचे ही देखिएगा जिसमें रखा हुआ व्यवस्था, है ना।
सेन साहब जो है उनको नाज है, विकी इधर ध्यान दो, है ना। सेन साहब को किस पर नाज है जी? तो अपनी कार पर नाज है ना भाई, घमंड है उन्हें अपनी कार पर। घमंड क्यों है? तो घमंड इसलिए कि बिल्कुल नई मॉडल है ना, 7,500 में आई है। कितना में आई है? तो 7,500 में, है ना। और घमंड इसलिए है कि वह नई मॉडल वाली कार है, सबसे पहले वो खरीद करके अपने बंगले में खड़ा किए हैं, है ना। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, है ना। उसका रंग जो है वह काला है और चमकती ऐसे है कि आप उसमें क्या देख लीजिए, अपना मुंह देख लीजिए, है ना। आगे, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सहमति समझो, यानी कि कहीं भी अगर एगो धब्बा दिख गया कहीं से भी पूरी कार में, तो समझिए कि शोफर जो है और क्लीनर जो है, यानी साफ करने वाला जो तौलिया और क्लीनर जो है, उसकी मुसीबत ही समझो आ गई। जब तक वह साफ नहीं होगा तब तक शोफर और क्लीनर जो है चलते रहेगा, है ना। ऐसी व्यवस्था है। मेम साहब की सख्त ताकीद है ना। मेम साहब का एकदम दिशा निर्देश क्या है जी? दिशा निर्देश यह है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए, यानी कि यहाँ पर मेम साहब कहते हैं कि खोखा और खोखी जो भी हैं वह गाड़ी के आसपास नहीं फटकना चाहिए। तो खोखा खोखी का मतलब क्या है? खोखा का मतलब होगा यहाँ पर लड़की, लड़की होगा जी। खोखा का मतलब होगा लड़का, खोखा का मतलब क्या होगा? लड़का। और खोखी का मतलब क्या होगा जी? लड़की, है ना। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर खोखा खोखी वो सर्दी वाला खोखा नहीं है ना, खोखी नहीं है ना। ये खोखा खोखी का मतलब है, खोखा का मतलब होता है लड़का और खोखी का मतलब होता है क्या होता है जी? लड़की, है ना। चलिए, यानी कि मेम साहब क्या ताकीद दी है जी? मेम साहब क्या बताएंगे हैं कि कोई भी लड़का और लड़की गाड़ी के आसपास बिल्कुल नहीं होने चाहिए, है ना। गाड़ी से दूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी भाई इतनी महंगी है, 7,500 की है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि नई मॉडल एकदम खरीद करके आई है, काली है एकदम, है ना। देखने में बहुत सुंदर है। आगे देखते हैं। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, यानी यहाँ पर सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो 5 लड़कियां हैं। और लड़के कितने हैं? तो 1 लड़का है। अब देखिए आगे चलते हैं, वो भी आगे पता चलेगा। 5 ठहरी और सो भी लड़कियां, है ना। उनकी लड़कियां 5 हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि 5 लड़की बहुत बदमाश होगी, है ना, बहुत घर में हल्ला शोरगुल्ला होता होगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो लड़कियां हैं वह समझिए कि बहुत ही संस्कारी हैं। देखिए, तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। वो जो लड़कियां हैं वह क्या हैं? तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त हैं, यानी कि उनमें तमीज इतना है कि समझिए, है ना। लोग उन्हें देख करके अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो सेन साहब जी के जैसी जो लड़कियां हैं वैसी तुमको होनी चाहिए। और मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है ना। यानी कि सेन साहब ने उन्हें क्या किया है? भले यह नहीं बताया हो कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये जरूर बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना? इतना उन्हें समझिए कि सख्त जो है उन्हें संस्कार दिए गए हैं। आगे कि बस एक लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं हैं। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। यानी कि वह ऐसा, देखिए, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में बैठे रहती हैं, है ना। वो लड़कियां खेलती हैं, कूदती हैं, लेकिन कब? वो भी शाम के वक्त। और क्या कहा गया है जी कि ऐसा नहीं कि खेलने कूदने के वक्त वो सामान को तोड़ फोड़ कर देती है ना, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। वो कितना भी खेले कूदे, लेकिन मजाल है कि एक गमला भी फूट जाए, नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करती हैं, बहुत ही शांत हैं, गंभीर हैं। और भी उनके बारे में चर्चा हो रही है कि वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहें। यानी सोसाइटी की जो सबसे सुंदर महिला है, लड़की कोई भी है ना, हीरोइन भी है, वो भी उनसे आकर के क्या करेंगी? सीख लें कि वह कितनी अच्छी मुस्कुराती हैं, है ना। समझिए, मुस्कुराना तो भाई एक स्पेशल कला है ही, तो सीख लें। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। यानी कि कहा जा रहा है कि वह हंसती मुस्कुराती हैं, लेकिन आज तक दांत चियार करके या किलकारी मारकर खिलखिला करके और जोरों से हंसना आज तक किसी ने
सुना नहीं है, समझिएगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर वही थोड़ी भेदभाव, लिंग भेदभाव की बातें आ जाती हैं। कहा जाता है कि लड़कियाँ जोर से नहीं हंस सकती हैं, है ना, खिलखिला करके नहीं हंस सकती हैं, क्योंकि है ऐसा कि खुशी है, खुशी तो सबके लिए बराबर होता है ना, क्या मर्द के लिए क्या स्त्री के लिए, कोई बात नहीं। अब हम पाठ पर ध्यान देते हैं कि एक तुम लोग हो, है ना, यानी कि अपने आस पड़ोस के लोग जो हैं वह बता रहे हैं अपने बच्चों को कि देखो एक सेन साहब की लड़कियां हैं, तहजीब की जीती जागती मूरत हैं, तमीज़ की जीती जागती मूरत हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं, लेकिन आज तक एक गमला का फूल भी नहीं तोड़ी है ना, एक गमला नहीं तोड़ी हैं। और यानी कि वो घर में ऐसे रहती हैं कि हंसती मुस्कुराती भी हैं, तो आज तक बाहर आवाज़ नहीं आया है कि खिलखिला कर हंसते हुए, ठीक है। वह क्या करती हैं, जिसे मुस्कुराती हैं, इतना अच्छा मुस्कुराती हैं। आगे देखिए, और मिसेस सेन की लड़कियां हैं, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के हमारे घर में कुछ भी तो नहीं रचता। वो अपने बेटों को डांट रहे हैं कि बताओ फूल का गमला तोड़ने के लिए है, तुम लोगों की वजह से एक भी फूल का गमला घर में नहीं रहता है। और एक देखो सेन साहब के घर को, है ना, उनकी बेटियां कितनी सजा के रखती हैं, मजाल है कि एक गमला टूट जाए उनसे, ये चीज़ है। कितना बड़ाई हो रहा है यहाँ पर सेन साहब के, मतलब जो सिखाए गए संस्कार है और उनकी बेटियों के जो संस्कार हैं। आगे देखिए, जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, यानी कि मोटर कार भी थी, लेकिन उनकी लड़कियां जो हैं, लड़कियों को कोई से खास खतरा नहीं था। मोटर कार है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन खोखा भी तो है। 5 लड़कियों से खतरा नहीं है, 5 गो में से किसी से खतरा नहीं है, लेकिन एक से खतरा है। लेकिन किससे खतरा है जी? खोखा है, वो है उसमें, है ना, खोखा, यानी कि उनका लड़का, सेन साहब का लड़का भी तो है। क्या होगा जी? वो अकेले कई लोगों के बराबर है, खोखा जो एक ही है, यानी कि खोखा कितना है? एक है, और खोखी कितनी है? तो 5 है। खोखा सबसे छोटा है, यानी कि 5 लड़कियों से सबसे छोटा है कौन? तो खोखा। अब इसमें खोखा नाउम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है। आहा, इसमें खोखा क्या बताया गया जी? आंखों का तारा कहा गया है। प्रश्न होगा कि विष के दांत में आंखों का तारा किसे कहा गया है? खोखा को कहा गया, यानी सेन साहब के सबसे छोटे जो लड़का है उसको कहा गया है। यही नहीं क्या कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। एक और चीज़ है, मिसेज जो है, यानी कि मिसेज सेन अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक, यानी क्या है जी? ये वो मिसेज सेन जो है, यानी कि सेन जी की जो पत्नी है, वो उन लोग बुढ़ापे का कोई वो नहीं है कि हम बूढ़े होंगे, है ना। अभी वो दिखने में भी नए ही हैं और उन्हें नहीं लगता कि हम बूढ़े होंगे, बुढ़ापा की कोई चिंता नहीं है। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं। सेन साहब क्या है जी? वो तो एकदम नए जवान लगते हैं ना, बूढ़े नहीं लगते हैं। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। चलिए छोड़िए, बुढ़ापे की बात है, जवानी की बात छोड़ते हैं, लेकिन आगे चलेंगे और खोखा को अगर देखेंगे तो ऐसा है कि कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं थी जो खोखा क्या है जी इसमें, ठीक है, जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी, यानी कि मिसेज सेन और जो सेन साहब हैं उनकी कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं थी जो बाकी न रह गई हो। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। अपवाद मतलब कि उसका सीधा समझिए कि उल्टा था। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, वह घर के नियमों का भी क्या था जी? अपवाद था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही, है ना। अगर उस स्ट्रीमरलैंड जो कार है, नई मोटर गाड़ी है जो 7,500 में खरीद के आई है, अगर उस गाड़ी को खतरा है, यानी कि 2 मिसेज सेन और सेन साहब, है ना, यानी सेन साहब और उनकी पत्नी और 5 लड़कियां और एक खोखा, यानी कि 6 और 2 8 लोगों में अगर किसी से खतरा है तो सबसे छोटका जो है कौन? तो उनका जो खोखा, सिर्फ उसी से खतरा है। किसको? तो मोटर कार को। आगे देखेंगे, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो, यानी कि कौन कौन है? सबसे बड़ी सीमा है, रजनी है दूसरी नंबर, तीसरी नंबर आलो है और चौथी नंबर शेफाली है और आरती है। इनकी ये 5 लड़कियों के नाम हैं। उनके लिए घर में अलग नियम थे।
लड़कियों के लिए इन पांचों, शेफाली, आलो, है ना, आरती, और कौन कौन है जी इसमें, सीमा है, रजनी है, आलो, शेफाली और आरती, ये लड़कियां हैं, है ना। लड़की होने के नाते इनके लिए घर में अलग से नियम बनाए गए हैं, और वह लड़का है, एक ही लड़का है, लेकिन उसके लिए नियम अलग बनाए गए हैं। देखिए दूसरी तरह की शिक्षा दी थी, है ना, इनकी लड़कियों को कैसे शिक्षा, तो उन्हें लड़कों से अलग शिक्षा दी गई थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी, यानी कि खोखा के लिए कैसी शिक्षा थी, तो लड़कियों से अलग शिक्षा थी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यानी कि कहना यह था कि वह कुछ खोल खाल करता था, इधर उधर चेक वेक करता रहता था, कुछ खोल करके, है ना, तो इसलिए उसे उपमा दे दी जाती थी कि चलो यार कोई बात नहीं, कुछ तोड़ फोड़ देता है, खोल खाल देता है, कोई दिक्कत नहीं, आखिर वो अपने बाप का बेटा है ना, किसका, तो सेन साहब का बेटा है ना, उसे तो इंजीनियर होना ही होना है ना। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, है ना, यानी किसके, इंजीनियर बनने के लक्षण देखे जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि अगर लड़का गलती करता है तो उसे गलत होते हुए भी सही बना दिया जाता है, और लड़की सही होते हुए भी गलत हो जाती है। अगर लड़का रात को 10 बजे आए घूम करके, तो यह कहा जा सकता है कोई नहीं अब समझदार हो गया है, रात को भी अकेले घूम सकता है, लेकिन लड़की अगर घर में आए 10 बजे रात को, तो कहा जाए लड़की जो है वह बदतमीज हो गई है, बच्चलन हो गई है, इसीलिए रात को घूम रही है। तो कई तरह के हो सकते हैं बात, इसलिए ट्रेनिंग भी उसमें वैसे ही दी जा रही थी, यानी कि उसमें इंजीनियर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं खोखा में, इसीलिए उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, किस चीज़ की, तो इंजीनियर बनने की। कब से, तो अभी से, बचपन से ही, है ना। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, यानी कि जो उसकी लालसा थी, जो यानी कि खोखा की वो बहुत ही गड़बड़ थी, है ना, और ऐसी गड़बड़ थी कि सेन जो परिवार था वो अपना पूरा सिद्धांत ही बदल लिया था। किसके लिए जी, तो अपने बेटे के लिए होता है। अगर एक घर में बेटा होता है ना, तो घर का सारा सिद्धांत बदल जाता है, सही गलत और गलत सही हो जाता है। किसके, तो भाई एक बेटा है, प्यार दुलार तो देना है। सेन परिवार के दोस्त आते हैं, है ना, सेन परिवार के फ्रेंड दोस्त हैं, वो आ रहे हैं मिलने के लिए, किसे, तो सेन साहब से, है ना। भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, एक चमचमाता हुआ ड्राइंग रूम है जिसमें वो जा करके बैठते हैं, है ना, कौन, उनके दोस्त, सेन साहब के दोस्त। बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। अक्सर जो है यह शहर में और जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, है ना, उनका जो कोई बात नहीं मिलेगा तो अपने बेटा बेटी के बारे में बात छोड़ देंगे, मेरा बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में पढ़ता है, इतना नंबर लाया है, उतना नंबर लाया है ना। अक्सर आप गांव में देखेंगे घूम करके, तो एक लड़का है टॉपर बन गया है, आदमी को गोबर उठा के लेके जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन अगर शहर के लड़कों का बात देखेंगे तो भाई 70% लाया है, एकदम उसका जो एटीट्यूड है हाई लेवल का है, टाई बेल्ट लगा करके, पेन खोस करके, टैब लेकर के चल दिया, क्या हम 70% वाले हैं, और गाँव में 80% वाले के गेहूँ काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब सेन साहब की बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। बात आ जा रही है कि किसका बेटा क्या करेगा, तब तक पहले ही कौन बता रहे हैं, सेन साहब अपने बेटे के बारे में क्या बता रहे हैं जी, कि मैं अपने बेटे को क्या कर रहा हूँ जी, अभी से ही ट्रेन कर रहा हूँ, है ना। किसके लिए, तो भाई उन्हें इंजीनियर बनाना, अपने बेटे को करेंगे, क्या कर रहे हैं, है ना, अपने बेटे को अभी से ट्रेन बोल रहे हैं, करेंगे क्या, मैं ट्रेन करना शुरू कर दिया हूँ अभी से, है ना, क्योंकि उसे इंजीनियर बनाना है। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, यानी कि कह रहे हैं कि आजकल की जितनी पढ़ाई लिखाई है फिजूल है, गलत है, बिना काम की है, इसलिए मैं अपने बेटे को क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने लिखाने की बजाय अभी से काम का ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया हूँ, है ना। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, है ना, बिजनेसमैन बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, है ना, अपनी तरह, है ना, वह भी समझिए कि इंजीनियर है। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किस स्कूल की बात करें जी, किंडरगार्टन स्कूल में लोग कह रहे हैं कि अपने बेटे को भेज दिया जाए, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, है ना। लोग कह रहे हैं कि स्कूल भेज दीजिए, अभी इनका बेटा कितने साल का है, 5
साल का है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई जो आजकल की है वो फिजूल पढ़ाई लिखाई है, इसीलिए कारखाने से वो बुला दिए हैं बढ़ई, है ना, जो कंपनी में काम करने वाला बढ़ई है उसको बुला दिए हैं और अभी से उसको सिखा रहे हैं सामान को ठोक पीट करने के कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों के वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यह नहीं समझते हैं, यानी कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो बुर्बक होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। शुरू से ही बच्चे को तालीम दी जानी चाहिए कि सामान को ठोक ठिठा करके पीट करके, है ना, औजारों पर अपनी उंगलियां बैठाए फिट करके रखे, है ना। और वही बात ये समझ गए हैं तो अपने बेटे को क्या कर रहे हैं जी, तो एक कंपनी से, फैक्ट्री से इंजीनियर एक बुलाए हैं, यानी कि बढ़ई बुलाए हैं ना जी, और बुला करके उस बढ़ई से ठोक पीट करा रहे हैं, औजार पकड़वाने का काम करा रहे हैं। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। अब एक दिन की बात है कि सेन साहब के कुछ दोस्त हैं और बैठ करके ड्राइंग रूम में कुछ गपशप बातें कर रहे हैं। ठीक है, उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, है ना, वो अखबार छापने वाले थे एक व्यक्ति, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे, वह सेन परिवार के दूर के रिश्तेदार थे, है ना। साथ में उनका लड़का भी था, यानी कि उनका बेटा भी साथ में आया हुआ है सेन साहब के घर पे, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। यानी कि जो उनके दोस्त आए थे अखबार वाले, है ना, उनका भी बेटा साथ में आया था, लेकिन वह था क्या, तो खोखा से, यानी कि सेन साहब का जो बेटा है खोखा, उससे वह थोड़ा उम्र में छोटा है, लेकिन है कैसा, तो काफ़ी होनहार और समझदार दिखाई देता है। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसको कुछ तारीफ कर दी और उन सब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। यानी कि बच्चा जो है, जो एक मित्र आए हैं दूर वाले रिश्तेदार अखबार वाले, उनका बच्चा कुछ ऐसा काम करता है कि आसपास जो दोस्त बैठे हुए हैं उन्हें लगता है कि यह बच्चा बहुत अच्छा है ना, और क्या होता है, उसकी कुछ बड़ाई हो जाती है। अब देखिए भाई, किसी के बेटे की बड़ाई अगर हो जाए, है ना, किसी और बाप के सामने, तो समझदार होगा तो कोई नहीं समझेगा, लेकिन अगर उसे अपने बेटे पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है तो फिर वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। फिर वही होगा सेन साहब के साथ, है ना। और किसी ने उसमें से पूछ दिया कि आपका बेटा किस स्कूल में पढ़ता है, स्कूल का नाम पूछ रहा है। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। पूछा गया था किससे, अखबार महोदय से, जो अखबार वाले थे, लेकिन भाई बात तो लग गई थी किसी और को, इनके सेन साहब को, भाई मेरा बेटा है ना, यहाँ पे बड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की होनी चाहिए, है ना, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अब अखबार वाले महोदय भले ही कुछ कहते, उससे पहले ही कूद पड़े बातों में, कौन, तो सेन साहब, है ना। और क्या बोल रहे हैं कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, है ना। पूछा गया था किससे, और बता रहे हैं कौन, वो अपने बेटे के बारे में, कि मैं अपने बेटे को क्या कर रहा हूँ, इंजीनियर बनाए। इनको बहुत जल्दी है अपने बेटे के बारे में बड़ाई करने की, है ना। और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे, बार बार वही बोलेंगे, मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि पत्रकार महोदय जो हम समझ रहे हैं और चुपचाप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा क्या बने, तो जेंटलमैन बने, है ना, बहुत ही अच्छा व्यक्ति बने, और वह जो भी बनना चाहता है उसे पूरी आज़ादी रहेगी, जो भी बनना चाहता है बने। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। यानी कि जैसे अखबार वाले जो थे महोदय, उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपका बेटा क्या बनना चाहता है, आप बेटे को क्या बनाएगा, तो वह बोले कुछ भी बने, लेकिन एक अच्छा मनुष्य, जेंटलमैन, सामान्य व्यक्ति वह बने, है ना, मैं यही चाहता हूँ, बाकी वह जो बनना चाहे बने, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात पर बहुत ही मतलब लग रहा है, यह बात बहुत ही मिर्ची की तरह लगे किसे, तो सेन साहब को, है ना जी। आगे देखते हैं। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। बाहर कुछ हल्ला हुआ है और सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी उन्हें जाने की इच्छा प्रकट की, और उनके मित्र भी सोच रहे कि हाँ आप जाइए, कोई बात नहीं, आगे देखिए सामने क्या हुआ है। और उन्हीं के साथ बाहर आए, यानी कि एक साथ वो क्या होते हैं, ड्राइंग रूम से निकल करके
बाहर जाते हैं देखने के लिए क्या शोरगुल हो रहा है। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था, है ना। बाहर सेन साहब का जो एक शोफर है वह क्या कर रहा है जी, ड्राइवर, शोफर यानी कि वहाँ पे ड्राइवर जो है वह किससे उलझ रहा है, तो किसी व्यक्ति से उलझ रहा है। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, और जिस औरत से ड्राइवर उलझ रहा है उस औरत के पास एक छोटा बच्चा है जो 5 या 6 साल का जान पड़ता है, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था, है ना। वह महिला जो है अपने बच्चे को बार बार रोक रही है ना, लेकिन वह बच्चा क्या कर रहा है, बार बार झपट रहा है, किसे, तो शोफर की तरफ, है ना। चलिए, शोफर यानी कि ड्राइवर की तरफ। और अभी इसी समय में सेन साहब बाहर आकर के यह चीज, यह दृश्य देख रहे हैं, है ना। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को जब औरत देखती है तो सहम जाती है, रुक जाती है। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। यानी कि वह जो लड़का है, यानी कि जो महिला पकड़ रही थी और जो लड़का 5-6 साल का था, वह लड़का का नाम क्या है, तो नाम है मदन। यानी कि वो लड़का जो शोफर को झपट रहा था, जो शोफर की तरफ जा रहा था, उस लड़के का नाम है मदन, है ना। और शोफर जो है, जैसे सेन साहब आए हैं, शोफर यानी कि ड्राइवर जो है आगे बढ़ करके बता रहा है कि साहब क्या यहाँ पे मैटर क्या है ना। गाड़ी गंदी हो जाती, कहा जा रहा है कि मदन गाड़ी को छू रहा था, है ना। वो मदन जो है गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था और गाड़ी क्या हो जाती, तो गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। ड्राइवर बता रहा है कि साहब, मदन जो है गाड़ी को छू रहा था और मैंने छूने से मना किया। क्यों? क्योंकि गाड़ी गंदी हो जाती, इसलिए वह क्या किया, मैंने उससे मना किया तो वो क्या कर रहा है जी, बोल रहा है कि जा, है ना। यानी कि ऐसे ही जाओ से नहीं बोल देते हैं लड़का कोई सब, है ना, इसलिए। तो उसे मैंने पकड़कर अलग कर दिया, उसे पकड़कर थोड़ा झटक करके अलग कर दिया है। इस पर मुझको मारने दौड़ा। यह बहुत ही अदब के साथ वह बता रहा है सेन साहब को, है ना। यानी कौन, ड्राइवर बता रहा है। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है ना। अब क्या कर रहा है, उसकी माँ आकर मुझे खामखा उलझ रही है बेमतलब का। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई, है ना। यानी कि सेन साहब एकदम होठ सटा करके खड़े हैं, है ना। उसे देख कर कुछ बोल नहीं रहे हैं ना। और वह देख करके सहम गई कि क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या सही है और क्या गलत है। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे, है ना। मदन साहब वो जो है, यानी कि सेन साहब जो हैं, कहते हैं कि मदन की माँ, मदन को ले करके जाओ यहाँ से और ध्यान रखना कि आगे चल करके मदन ऐसी हरकत, ऐसी गलती कभी फिर ना करे, है ना। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। यानी कि यहाँ पे जो ड्राइवर है वह सिर्फ पकड़ करके हटाया नहीं है, लगता है उसे धक्का दिया है मदन को, या फिर मदन को मारा है। इसलिए मदन जो है ड्राइवर को झपट रहा था, ड्राइवर को मारने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह बच्चा तो छोटा था ना, 5-6 साल का बच्चा था। चलिए, बात यही है ना। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, वह गिर पड़ा था, है ना। ड्राइवर क्या कहता जी, उसे लगता है धक्का दे दिया था, है ना, जिससे गिर करके मदन के घुटने फूट गए थे, इसलिए उसमें से खून बह रहा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, है ना। यानी कि सेन साहब का ड्राइवर एक मामूली से किरानी का बेटा, यानी कि देखिए यहाँ पर मदन जो है, मदन का बाप जो है वह कौन सी नौकरी करता है जी, तो वह कहीं पे किरानी है। और यहाँ पे कहा गया है कि मदन जो है, यानी कि एक किरानी के बेटे को अगर सेन साहब का ड्राइवर धक्का दे दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि उस किरानी का और किरानी के बेटे का कोई वैल्यू नहीं है। किसके सामने, तो समझिए कि ड्राइवर के सामने। तो सेन साहब के सामने कहाँ से वैल्यू होगी, तो 9 के बराबर, है ना। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके।
मोटर गाड़ी के पीछे कुछ खट खट की आवाज़ सुनाई दे रही है, और जैसे यह आवाज़ सेन साहब सुनते हैं तो वह दौड़ते हुए भागते हैं कहाँ, तो मोटर गाड़ी के पीछे। शोफर भी दौड़ा, इनके ड्राइवर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी लोग उतर उतर कर अपनी अपनी गाड़ी देख रहे हैं कि भाई हमारी किसकी गाड़ी से यह आवाज़ आ रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है ना। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। देखिए भाई, वह सिर्फ मदन गाड़ी को छू रहा था तो उसकी ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया, है ना, और मदन का घुटना फूट गया, खून बह रहा था। फिर भी सेन साहब मदन को यानी बोले उसकी माँ को कि मदन को ले जाओ और दोबारा ऐसी गलती यानी कि छूने की गलती गाड़ी न करे। लेकिन यहाँ पे उससे भी बड़ी घटना हो गई है कि गाड़ी का पिछला शीशा जो है वह चकनाचूर हो गया है। उसका जो बैक लाइट जो होता है रेड है ना, वो चकनाचूर हो गया है। और सेन साहब क्या किए वहाँ पर अपने बेटे को, तो बेटे को गोदी में उठा लिए हैं और उठा करके धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, है ना, और मुस्कुरा करके उसे डांट रहे हैं। समझ रहे ना क्या है यहाँ पर। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देखा आप लोगों ने, बड़ी शरारती हो गया है कासू, यानी कि सेन साहब का जो लड़का है कासू, यानी कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कासू, उसका नाम है ना, समझ रहे हैं। उसका नाम क्या है, सेन साहब के लड़के का नाम क्या है, तो कासू। और वह बता रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं अपने दोस्तों को कि देखिए ये मेरा जो लड़का है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना शरारती अभी से है ना, यानी कितना तेज है ना। आगे देखिएगा, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। समझिएगा वो क्या कह रहे हैं अपने दोस्तों को, कह रहे हैं कि क्या करता है जी, हरदम मोटर के पीछे पड़ा रहता है। यानी कौन सी मोटर के पीछे जी, तो वही स्ट्रीमल इंड जो गाड़ी खरीद करके लाए हैं, है ना, उसी की नीति सेवा है जी। देखिएगा यहाँ पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऊंच नीच का। एक मदन जो है सिर्फ छूने के लिए उसे धकेल दिया गया, उसका घुटना फूट गया है और उसकी कोई गलती की माफी नहीं है ड्राइवर की, शोफर के, है ना। और यहाँ पे गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया है और मुस्कुरा रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी बात है। कह रहे कि मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। कह रहे हैं कि अभी से इसको उसके जो पाठ पुर्जे हैं उसमें इसको खूब दिलचस्पी है, इतनी दिलचस्पी कि मैं क्या ही बताऊं, हरदम उसको खोलते जोड़ते तोड़ते रहता है ना। शायद देखना चाह रहा है कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। फोड़ दिए हैं बाबू जो कासू हैं, सेन साहब के छोटे लड़के जो 5 साल के हैं, गाड़ी का शीशा फोड़ दिए हैं। लेकिन अब सेन साहब का विचार जो यहाँ पर बिल्कुल बदल गया है ना। अब उसे गलती के रूप में ना देख रहे हैं, अब यह देख रहे हैं कि बाबू यह चाह रहा था देखना कि आखिर इस बतिया के पीछवा क्या है। तो बतिया के पीछे उसका दिमाग घुसा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, है ना। सेन साहब खोखा को जमीन पर फिर रख देते हैं, है ना, बत्ती उत्ती फोड़ दिया है, और अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चल रहे हैं, यानी कि दोस्तों की कार की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते तो कुछ समझ पाते, है ना। मित्रों का जो चेहरा है, उसकी जो भाव थी मित्रों का, वो कहना क्या चाहते थे, है ना, वह क्या महसूस कर रहे थे उनके बेटे को देख करके, शायद वो इस बात को नहीं समझे। शायद अगर उन लोगों का मुंह देखते तो समझ जाते हैं कि क्या बात है उनके अंदर। इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे, उसमें एक है व्यक्ति मिस्टर सिंह, है ना, वह अपनी कार के पास पहुंचते हैं और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े। और सेन साहब जो हैं, सेन साहब को नमस्कार करते हैं प्रणाम करके, और दरवाज़ा यानी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर रुक गए। क्या हुआ भाई, फिर से वह रुक गए, गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोले, तो बात क्या है। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। जैसे वह गाड़ी खोलना शुरू की, यानी गाड़ी का जो गेट होता है जिससे खोलें, तब तक वह खोलने से पहले रुक जाते हैं। उनकी निगाह पड़ती है गाड़ी के चक्के पर। तो भाई चक्के के साथ क्या हुआ, जरूर कासू ने कोई हरकत की है ना। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। वह जा कर के आगे, है ना जी, जैसे आगे जा कर के चक्के को देखते हैं तो देख करके उनकी हालत जो है इधर उधर हो गई, है ना। नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए, एकदम परेशान दिख रहे हैं, हालत खराब हो उनका। टायर बिल्कुल बैठ गया था, टायर का हवा निकाल दिया है। कौन निकाला है, तो भाई इंजीनियर उस घर में एक ही है,
है ना, वो है कासू, है ना। चलिए, शायद पंक्चर हो गया था, गाड़ी क्या हो गई थी, तो गाड़ी पंचर हो गई थी। चलिए, अब सिस्टम बहुत गड़बड़ सड़बड़ है, गाड़ी क्या हो गई बाबू, पंचर हो गई है। साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, सेन साहब आगे बढ़ के आते हैं, कुछ झिझकते हुए बोले, क्या बोलते हैं जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कर को भी देख लो और पंप लिया कर हवा भर दो। कहीं जरा ऐसा तो नहीं है ना, शायद कासू हो सकता है कोई हवा निकाल करके देखा हो अंदर के अंदर क्या है, और फिर बोलते हैं ड्राइवर एक काम करो, पंप लाओ और ला करके सिंह साहब की जो गाड़ी है उसमें हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। कुर्सियाँ जो है बाहर लॉन है वहाँ पर लगवा दो और हम लोग तब तक यहीं बैठते हैं, तुम हवा भरो। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। ये वो अगले चक्का ही लोग देखे हुए हैं, पता है कि पिछले चक्का का हवा ही निकाल दिया है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा का इंजीनियर है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। शोफर बताया कि सर इधर ही कासू बाबू खेल रहे थे, और काम किसका है जी, तो कासू बाबू का ही है ना। अगले चक्का आप लोग देखे थे, पता है पिछले चक्का का हवा निकाल दिए है ना। उसकी इन मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, है ना, यानी कि मुखर्जी साहब है ना, यहाँ पे मुखर्जी साहब है ना, ठीक है। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, ठीक थी, जैसे आई थी वैसी थी, और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। वह खुद और पत्रकार साहब के साथ जो है चल दिए। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। जो सेन साहब हैं और उनके जो मित्र हैं जिसकी गाड़ी का हवा कासू निकाल दिया, वो बैठ कर कभी लॉन में बात कर रहे हैं। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कू से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी, यानी कि हिकमत है ना, यानी कि हिकमत मतलब निकालने का तरीका जो है कासू जान लिया है कि कैसे हवा निकलता है, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। अब उसको पता था कि जो है चार चक्कों की हवा कैसे निकाली जाती है, कासू को पता चल गया था, और जैसे जो समय मिलता था वह क्या करता था, तो जाकर उसका हवा निकाल देता था। आप लोग को आता है हवा निकालना? आता है जी, है बाबू, हवा निकालना आता है आप लोगों को? उनका अपना ख्याल था कि हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है, और यही सब देख करके ना उनका मन बन गया है कि वो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कौन? तो कासू, है ना। यही सब देख करके इनको विश्वास हो गया कि एकदम बहुत बड़ा का इंजीनियर बनेगा। कौन? तो कासू बनेगा। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए, यानी कि तब तक बेमतलब की बातें सेन साहब अपने बेटे के बारे में, उसके इंजीनियर बनाने के बारे में, उसकी मतलब नई नई इल्म जो जान गया था हवा निकालने के बारे में बताते रहे, तब तक जब तक कि सिंह साहब क्या हो गए जी, वहाँ से रुखसत यानी वहाँ से चले नहीं गए आगे। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मंदन के पिता गिरधर को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के कोने में, है ना, आउट हाउस में रहता था, है ना, यानी कि इनकी ही फैक्ट्री में वह क्या था, तो किरानी था। कौन? यानी यहाँ पे गिरधर का बात चले, गिरधर लाल, है ना। गिरधर जो था, गिरधर लाल, वह क्या था, तो एक किरानी था। कहाँ पे? क्लर्क था, यानी कहाँ पे, तो इनकी ही कंपनी में क्लर्क था, है, ठीक है। बुला लाने का हुक्म दिया, यानी कि सेन साहब हुक्म देते हैं कि जा करके किरानी को यानी गिरधर को ले करके आओ, है ना, हमारे पास। यह कौन बुला रहा है, तो यहाँ पे बुला रहे हैं सेन साहब बुला रहे हैं। किसे? तो गिरधर। गिरधर कौन है, तो यह मदन का पिता है, ध्यान देना है। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। गिरधर लाल आते हैं और सामने सेन साहब हैं और वह सिर झुका कर क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। जैसे कैसे खड़े होते, तो जैसे जज साहब सामने बैठे हैं और कैदी जो है वह खून करके सामने खड़ा हो माफ़ी के लिए। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, देख लो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है ना।
मदन को देख लो, है ना, बहुत ही क्या हो गया जी, बदमाश हो गया है ना, उसे समझाओ, है ना, और बहुत ही मतलब बेलौस आवाज में एकदम उसको समझा रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। चाहते क्या है? तो मदन और मदन के पिता की भलाई चाहते हैं। अब बात कौन सी हुई होगी? तो बात वही है, गाड़ी को छूने जा रहा था, गाड़ी को गंदा किया, वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले हुए उसकी ओर झपटता रहा। देखिए भाई, छोटी सी बात है, मदन उस गाड़ी को छू रहा था और उसने छूने के समय में ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया, उसके पैर घुटने फूट गए थे, है ना, जिससे वह रिझ गया था और क्या कर रहा था, ड्राइवर को झपट रहा था। उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं किसे? तो गिरधर लाल को, कि तुम्हारा बेटा क्या हो गया, बहुत ही बदमाश हो गया, उसे समझाओ, है ना, और मैं क्या चाहता हूँ, तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की भलाई चाहता हूँ। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखिएगा, उसके बेटे को वह गुंडे, चोर और डाकू बना रहे हैं और इनका लड़का गाड़ी खोल रहा है, चक्का, है ना, रिश्तेदारों का चक्का खोल दे रहा है, इनका गाड़ी की बत्ती फोड़ दे रहा है, तो वह क्या बनेगा? तो इंजीनियर बनेगा। और इसका लड़का सिर्फ छू रहा है, गिरधर का लड़का, तो वह क्या बनेगा? तो वह गुंडा, चोर और बदमाश बनेगा। ऐसा सोच बता रहे हैं कौन? तो सेन साहब गिरधर को। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, है ना, कभी कभी क्या कहता था कि जी 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 ऐसे आप, है ना, कभी वह जी बोलते रहता था। सेन साहब का भाषण जारी था, है ना, सेन साहब भाषण दे रहे थे और गिरधर बीच में कभी कभी जी जी लगाते रहता था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के कटार से देखिए, यानी कि वह बता रहे हैं कि जो चोर गुंडे मवाली हो जाते हैं उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, और जाओ और जा करके उसे संभालो, है ना। गिरधर चला जाता है और उस रात गिरधर के कटार से, यानी कि उसकी जो कटरैन वाला जो घर था उसमें से क्या आता है दी, तो मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया, है ना। अब जो जिस घर में वह रह रहा है उसमें से इतना चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, और वह चीखने चिल्लाने की आवाज़ किसकी है? तो मदन की यह आवाज़ है। और जो आरामदेह घर था किसका? सेनों का, वह क्या हो गया है? तो एकदम से गूंज गया है। समझिए कितना वह चिल्ला रहा है, आखिर हो क्या रहा है। गिरधर यहाँ से सुन करके जा करके क्या कर रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि गिरधर गए हैं यहाँ से तो जा करके मदन को पीट रहे होंगे, यही बात है। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। इनके आराम में खलल पड़ रहा है क्योंकि उधर वो पिटा रहा है ना, जोर से चिल्ला रहा है, तो खींच करके वो अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, बहुत ही समझदारी वाली बात कर रहे हैं क्या, कि गिरधर खुद समझदार आदमी है। कह रहे हैं कि गिरधर जो है बहुत समझदार आदमी है। काहे कि बोले हैं और जाकर के अपने लड़का को पीट रहा है, इसलिए, है ना। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। कह रहे हैं कि गिरधर बहुत बढ़िया आदमी है ना। काहे कि कहीं जाकर के वह क्या कर रहा है जी, तो अपने लड़के को पीट रहा है। तो बिगाड़ा किसने है मदन को? तो बिगाड़ा है उसकी माँ, यानी कि गिरधर की बीवी ने। मदन की यही दवा है। मदन की दवा क्या है जी? खूब भर पेट उसको कचर के पीटिए। कौन बता रहे? तो सेन साहब। गलती क्या है? तो सिर्फ उसने गाड़ी को छुआ था, यही बात है ना। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। मेरी इनका मन क्या था कि मदन को पकड़ करके बरियारी भी पीटे, है ना, उसकी खाली उसकी चमड़ी उधेड़ दे, है ना। कैसे? जैसा भी मदन मार रहा है अपने बेटे को वैसा। और कह रहे शायद हो सकता है कि अब उसका बेटा सुधर जाए, तो ध्यान रहे अपने बेटे को उतना ही मारे जितना वह सह सके, है ना। ज़्यादा पीटने से और ज़्यादा मार देने से कुछ बनता बात नहीं है। स्पेयर द रॉड एंड स्क्वायल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच जा रही थी। देखो यहाँ पे क्या है, बेमतलब की बात बताइएगा तो मेहरारू जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, चाहती है कि मर्द है तो क्या चुपचाप मुँह बंद करके सोए, है ना जी। लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहे हैं।
है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बता रहे हैं, अब देखिएगा इसका अर्थ समझते हैं, है ना, कि कहा गया है यहाँ पे जब रात को जब पिटा रहा है, कौन पिटा रहा है, मदन, है ना। पिटाते वक्त कह रहे हैं सेन साहब कि अब जाकर के बढ़िया काम हुआ है और अब आशा है कि गिरधर अपने बेटे को सुधार ले। और जैसे पीट रहा है, मेरा तो मन हुआ था कि मैं उसी वक्त क्या करूं जी, तो पीटूं, खा लूं ढेर दो किसकी, तो मदन की। लेकिन अब लगता है कि मदन को क्या कर लेगा, सुधार लेगा। कौन सुधार लेगा जी, तो गिरधर, है ना, क्योंकि गिरधर जाकर के अपने बेटे को अब पीट रहा है। यही बात हुई ना जी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन गिरधर को यहाँ पर अपने बेटे को इतना पीटना नहीं चाहिए। और इसकी बकबक से एकदम परेशान थी, किस, कौन, तो सेन साहब की पत्नी, है ना, जो बकबक जो कर रहे थे सेन साहब, और वह भी खींच करके यानी कि एकदम उत्साह करके क्या कह रही है जी कि उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर भी उतारी। और क्या करे, कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। अब बोले कैसा, देखिए कि कौवे की तरह काँ काँ कर रहा है, पिटा रहा है ना, भिखमंगा कहीं का। और उसे क्या कर रही है, भिखमंगा कहीं का, कैसे देखिए कौवे की तरह काँव काँव कर रहा है। ये कौन बोल रहा है, तो सेन साहब की पत्नी बोली। क्यों बोल रही है, क्योंकि अपनी मर्द की बकबक से एकदम परेशान हो गई है ना जी। खोखा की बराबरी करता फिरता है ना। मदन का आर्तरुदन रुक गया था, खैरियत थी, उसकी सिसकियाँ सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी, है ना। आर्तरुदन यानी कि जो समझिए कि धड़कन जो है, यानी सांस भी आता है, जैसे लड़के रोते रोते एकदम सिसक करके रुक जाता है, सांस ही जो रुक जाता है, वही कहा गया कि आर्तरुदन जो है वह क्या हो गया था, रुक गया था, है ना। वह सांस भी नहीं ले रहा था, इतना वह पिटाया था। और उसकी अब सिसकियाँ जो थी, अब खैर इतना ही मानी कि सिसकी उसकी उनके कमरे तक नहीं जा रही थी, शयनगार तक, यहाँ सोने वाला जो रूम है उस तक नहीं जा रही थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढम मामला हो गया। दूसरे दिन मामला और बिगड़ गया था। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। खोखा जो है इनके सेन साहब का जो लड़का है, खेलते कूदते कहाँ निकल गया, तो बगल वाली गली में चला गया। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, है ना। और उसी गली में, जिस गली में खोखा यानी कासू गया है, उसी गली में मदन क्या कर रहा है जी, तो वह आवारागर्द जो है लड़के जो हैं, है ना, गली के, उनके साथ एकदम धूल मिट्टी में रंगे हुए हैं और क्या खेल रहा है, तो लट्टू नचा रहा है। लट्टू आप जानते होंगे, रस्सी जैसे लट्टू जो नचाया जाता है, तो वही खेला वहाँ पे खेल रहा है। कौन नचा रहा है, लट्टू जी, कासू है और उसके अगल बगल के एक दो आवारागर्द मित्र हैं। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, उसे लगा कि वाह चलो अब हम चलते हैं ना खेलने। हंस के कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यानी कि हंस जो है वह क्या हो गया, हंस यहाँ पे किसे बताया गया है, तो कासू को। और बाकी जो है मदन और उसके आवारागर्द जो गली में जो लड़के दिखाई दे रहे हैं उसे कौवे बताया गया है। तो यहाँ पर कौओं की जमात में यानी कौओं की भीड़ में कौन शामिल होने चला है, तो हंस। यानी कि मदन के टुकड़ी में कौन शामिल होने चला है, तो यहाँ पर कासू चला है ना, क्योंकि वह घर से बाहर निकला देख करके उसे लालसा हो रही, हम भी चलते हैं अब, है ना। उन लोग का एकदम राजा बन कर गया ना, उन लोग का मालिक बनेंगे, खुदो खेलेंगे अपने मन से और उन लोग को भी समझाएंगे खिलाएंगे। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, आदत से चूंकि लाचार था कौन, कासू, है ना। और जाता है तो एकदम रोब से बतिया रहा है ना, दाब से बतिया रहा है। कौन, तो कासू बतिया रहा है, किससे, तो मदन से बतिया रहा है। हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। वो कह रहा है कि चलो हमको भी लड्डू दो, क्या करेंगे, हम भी खेलेगा इसमें, है ना। ऐसी बात कौन कर रहा है, तो कासू जा करके वहाँ पे बोल रहा है मदन से। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, है ना। वो चाहते थे कि खोखा क्या हो, किसी भी हमारे टीम में आ जाए, है ना। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कम मंजूर हो सकती थी। यानी कि उन लोगों का सब, जितना गली का सब आवारागर्द लड़का था, उस सब का लीडर नेता था कौन, तो मदन था। वो लोग तो चाह रहे थे, जो लड़के थे कि हाँ हमारी टीम में आ जाए कासू, है ना। लेकिन
यह बात उन लड़कों के नेता जो था, लीडर जो था, उसको यह बात मंजूर नहीं थी। क्या मंजूर नहीं थी? कि कासू हमारे साथ खेले, क्योंकि कासू की वजह से वह बहुत ही प्रताड़ित हो चुका था। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। है लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, है ना। जैसे ही कासू देखा, उसकी बात सुना, तो कासू भाई पहले ही से, है ना, उसका हिसाब किताब करवाता आया है ना। हालांकि उसकी एकदम तैस वाली बातें रही हैं। अब मदन जो है देखा है, तो मदन को भाई समय मिला है उसका हिसाब किताब करने का, तो बोला, क्या बोला है जी? कि भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है तेरे पास लट्टू? ऐसे वह बोल रहा है। और जा, कहाँ चला जा? तो जा अपनी बाबा वाली जो कार जो है, बाबा जो कार खरीद रखे हैं, उसी कार पर जा करके बैठना, ये लट्टू तेरे खेलने की चीज़ नहीं है। उसके बाद कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल से कोई कुछ कर दे, है ना। वह इसी उम्र में 5 साल की उम्र में ही वह क्या करता था, तो अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। और यानी कहीं भी वो हाथ चला देता था, उसका हाथ जो है खुल गया था, है ना। आप समझिएगा। और अभी जो बात बोला है मदन, उससे वह क्या हो गया है, तो काफ़ी तैस में आ गया है। उसने आओ देखा ना ताव, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। यानी कि वह ना आगे देखता है ना पीछे, और तुरंत मदन को मारता है एक घूसा। कौन मारता है? कासू पहले मारता है। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था, है ना। चोर गुंडा डाकू होने वाला, यह बोला कौन था? तो वही कासू के पिता सेन साहब बोले थे कि आपका गिरधर, तुम्हारा बेटा चोर गुंडा डाकू हो जाएगा। ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर गुंडा बनते हैं। और यही बताया कि चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन, वो कम मानने वाला था भाई, वो भी तो प्रत्युत्तर देगा और उससे बढ़िया देगा। तो वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जड़ा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, है ना। कासू जैसे ही घुसा मारता है, एक मुक्का मारता है मदन को, मदन भी एकदम टूट पड़ता है उस पर, और द्वंद्व युद्ध है ना होने लगता है। और बाकी जो लड़के हैं वह अलग अलग होकर के उस द्वंद्व युद्ध का मजा ले रहे हैं, है ना। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले और पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यानी कि यह लड़ाई किस किस के बीच थी? तो हड्डी और मांस की थी, है ना। इसमें यह लड़ाई किसकी थी? तो हड्डी और मांस की। यह उपमा दी जाती है, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। यानी यहाँ पर हड्डी जो है इसे बताया गया है, यानी कि मजबूती, है ना। मांस और हड्डी में मजबूत होता है हड्डी, और मांस कमजोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हड्डी बताया गया है कासू को, और मांस कहा गया है मदन को। और यहाँ पर बंगले के पिल्ले कहा गया है। बंगला का पिल्ला कौन कहा जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ बंगले का पिल्ला कहा गया है कासू को, और गली का कुत्ता कहा गया है मदन को। यानी कि इन दोनों के बीच की लड़ाई थी। यह इन लोगों के लिए मुहावरा का इस्तेमाल किया गया है। अहाते में यही लड़ाई हो रही थी तो कासू शेर हो जाता। वही अहाते में, यानी कि अपने घेरे में अगर ये लड़ाई हुई होती तो वहाँ पर शेर कौन हो जाता? कासू हो जाता, है ना। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। बरियार पटक पटक करके मारा है। कौन जी? तो मदन बहुत मार मारा है। किसको? तो कासू को। और कासू जो है अपनी जान लेकर के कहाँ भागा है? तो अपने अहाते में अपने घर की तरफ भागा है, ठीक है। इसका इलाज हो गया है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ध्यान रखिएगा, जब झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई होती तो कौन जीतता है जी? महल वाले जीते। कौन जीतता है? महल वाले जीतते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, उन्होंने न तो अपने, देखिएगा 1 मिनट, उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की, हैं। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। यहाँ पर कहा गया है कि अगर झोपड़ी वाले और महल वाले के बीच लड़ाई हो तो अक्सर महल वाले जीत जाते हैं, लेकिन सारे झोपड़ी वाले अगर एक साथ लड़े तब जा कर के झोपड़ी वालों की जीत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं कहाँ ही कुछ कर सकते थे, क्योंकि सब बच्चे थे। और क्या उन्होंने न ही महल वालों की
सहायता की और न ही झोपड़ी वालों की, अपने लीडर यानी कि जो उसका लीडर है न ही यानी कि मदन, न ही उन्होंने मदन की सहायता की और न ही महल वाले कासू की सहायता की। और वह क्या हुए, तितर बितर हो गए, यानी कि अपने अपने घर अलग अलग भाग गए, है ना। मदन घर नहीं लौटा। मदन मारा है किसको, कासू को, और वह क्या हुआ है जी, घर नहीं गया। वह जानता है कि एक रात पीछे ही वह क्या हुआ है जी, एकदम पटक पटक करके खाल उधड़ करके पिटाया है और जाएगा तो पिटाएगा ही। लेकिन जाता ही कहाँ, फिर जा भी कहाँ सकता है ना। इधर उधर ही रहा होगा गली में, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। 8-9 बजे रात तक वह इधर उधर मारा फिरता रहा है। और फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। और उसे भूख लगती है तो क्या करता है जी, जो दरवाजा है ना, उससे धीरे धीरे घर में, है ना, एक गली का दरवाजा है और वह उस दरवाजे से धीरे धीरे घर में घुस रहा है। कौन, तो मदन, है ना। कासू तो भाई चला गया घर पे, यहाँ पे मदन जो है गली में, अपनी ही उस गली में 8-9 बजे तक रहा है, इधर उधर मारा फिरता रहा है। और जब उसे भूख लगती है तो उस गली वाले यानी कि जो उसका दरवाज़ा है उससे वह धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता घुस रहा है, ठीक है, अपने घर में। क्यों, क्योंकि उसे भूख लगा है, ठीक है। खाना भाई खाना है ना उसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। किसके लिए, मदन के लिए मार खाना पिटाना मामूली, एकदम छोटी सी बात थी। डर तो यही था कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। है रोज रोज पिटा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज क्या है, आज तो नहीं भाई स्पेशल काम हो गया। क्या, तो भाई मालिक के बेटे को पटक पटक के मारा है, तो आज मार कैसी मिलेगी। बाकी दिन से तनी स्पेशल पिटाइयाज होगा, है ना जी। लेकिन काम किया है एक नंबर का हमारे हिसाब से। लेकिन उपाय ही क्या था, अब उपाय भी कोई नहीं था, घर जाना ही है, छोटा बच्चा है, भाग के जाएगा कहाँ। वह पहले रसोई घर में घुसा। अब पहले रसोई घर में कहाँ घुसा है भाई, उसको भूख लग गया है ना, खाना खाना है। माँ नहीं थी रसोई घर में, क्या है, माँ नहीं है। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। बगल में वो कमरा है रसोई के बगल में जहाँ पर वो लोग सोते हैं, उसी में से कुछ बातचीत की आवाज़ें आ रही हैं। क्या आवाज़ें आ रही हैं, उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया है ना। क्या किया, उस किचन में गया है तो भर पेट पहले क्या किया है, खाना खाया है। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। जैसे खाना पहले खा लिया है भाई, भर पेट उसको भूख तो लगा था ना भाई, पटक पटक पीटा भी था, मेहनत किया है, दिन भर खेला है, लड्डू नचाया है, भूखा गया है। वह किचन में जाकर के पहले रसोई घर में क्या करता है, भर पेट पहले अपना पेट पूजा कर लिया है और फिर जा करके सुनना चाह रहा है दरवाजे के पास की बात क्या चल रही है, आज हमारी धुलाई कैसे होगी, है ना। उसे बड़ा ताजुब हुआ, उसके बाबू गरज तरज नहीं रहते। भाई आज क्या है, उसके जो बाबूजी जो गिरधर लाल हैं एकदम गरज तरज नहीं रहे, बहुत ही आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत ही उसे ताजुब होता है, एकदम आश्चर्य हो जाता है, भाई बात क्या है, बात गड़बड़ है क्या। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, है ना। उसकी माँ है यानी कि गिरधर की पत्नी जो है गिरधर से कुछ पूछ रही है जिसे वह सुन नहीं सका है। कौन, तो मदन क्यों नहीं सुन सका है, क्योंकि वह थोड़ी दूरी पर है, दरवाजे से सट करके बातों को सुनना चाह रहा है। तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। कोई बात पूछती है यानी कि मदन की माँ, तो मदन के पिताजी जो है झल्ला करके क्या कहते हैं कि सेन ने बोला है कि कल से मकान छोड़ देना, तो तुम्हारी कोई काम यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और आकर के अपनी तनख्वाह ले लेना। आगे मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, यानी कि मदन के काम की बात क्या होनी चाहिए कि मदन आएगा तो इतना मारेंगे, उतना मारेंगे, ये मारेंगे, वो मारेंगे, ऐसी मदन की कोई बातें नहीं चल रही थी। बात चल रहा था घर छोड़ने की, मकान छोड़ने की, नौकरी की, तनख्वाह की। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता है, यानी हो सकता है कि
उसके सज़ा के बारे में बात होती कि आएगा तो उसकी सज़ा क्या होगी, तो उसे सुनने में शायद मज़ा आता, लेकिन उसकी तो वैसी कोई बात हो नहीं रही थी। अब इसलिए वह सोचा कि चलिए, वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, यानी कि वह धीरे धीरे जा रहा है कहाँ, तो बरामदे में चारपाई रखी हुई, सोचा कि चलो खा लेते कि हैं, अब चलो सोते हैं, अब सुबह देखा जाएगा। ठीक है, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया, लोटा रखा हुआ है और अंधेरे में समझ में नहीं आता है और पैर से जो है लोटा टकरा जाता है ना। लोटे की उठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौक पर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया, है ना। अब जय देखिए, वह दरवाजे के पास खड़ा होकर के बात सुन रहा था, लेकिन बात उसकी सजा की नहीं हो रही थी, बात कुछ और हो रही थी। इसलिए वह सोचा कि चलिए इसकी बात, इस सब बातों को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम चलते हैं सोने। खाना तो भाई रसोई घर में हो गया है चुरा छिपा के। तो जैसे ही वह बढ़ता है चारपाई की तरफ, जो बरामदे में चारपाई रखी हुई है, ठन से आवाज़ आता है, किसका, तो भाई निचवाए को लोटा रखा गया है ना। अब यह आवाज़ सुन करके उसकी यानी मदन की माँ है और मदन के बाबूजी हैं, पता चल गया कि आ गया शेर, है ना। और वह दोनों एक साथ निकलते हैं, कि उसकी माँ और उसके पापा, है ना। अब जैसे ही वह निकलते हैं, वह ऐसे खड़ा हो जाता है, भाई ले भाई अब क्या होगा, अब तो पिटाई होना ही होना है ना। अब वो तैयार एकदम पिटाने के लिए। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। मदन को मारता कौन था, तो मदन का पिता मारता था, है ना। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, है ना। निस्सहाय और निष्ठुरता के साथ किधर बढ़ रहे हैं, तो मदन की तरफ। मदन ने अपने दांत खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। वह एकदम निष्ठुरता से बढ़ रहा है मदन के पास, कौन, तो गिरधर लाल, लेकिन वह कुछ नज़दीक ही जा करके अचानक से एकदम ठिठक जाते हैं, एकदम रुक जाता है। आखिर बात क्या है, चलिए अब लगता है कि एकदम जोर शोर से पिटाने वाला है। कौन जी, तो मदन। बात ऐसा ही है क्योंकि वह रोज रोज पिटाता है, यही बात है ना जी। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना, कि क्या हुआ। और मदन ने अपने दांत खींच लिए। गिरधर बिल्कुल पास आ गया था, अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया, यानी कि चेहरे से क्या हट जाता है, एकदम नाराजगी जो थी वह हट जाती है, अब प्यार दिखाई पड़ता है ना। उसने लपक कर मदन को उठा लिया। गिरधर के चेहरे पर जो नाराजगी निष्ठुरता थी वह खत्म हो जाती है अचानक से, और वह क्या करते हैं, तो मदन को गोदी में उठा लेते हैं ना जी। मदन को यानी कि दोनों हाथों से ऐसे पकड़ करके ऐसे उठा लेते हैं ना। लगता है बेटा अच्छा काम किया है ना जी। दांत फाड़ रहे हैं आप लोग, इसको पढ़िए, है ना। नहीं तो ऐसा होगा कि मदन के जैसे पिटाइएगा, खाल में आ जाएगा। चलिए, कासू तो है नहीं आप। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था, है ना। एकदम वो हक्का बक्का हो गया था, एकदम से ना डर गया, है ना जी। और अपने बाबू को देख रहा है कि बात क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा, उस समझ से बाहर है। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। भाई एकदम हक्का बक्का है, समझ नहीं आ रहा है कि उसके बाबूजी उसको इतना प्यार कब किए थे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, है ना जी, कि बाबूजी ऐसे उठा करके गोदी एकदम मुँह से खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, है ना। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। अगर किसी को नौकरी से निकाला जाए तो शायद ही मुमकिन हो कि वह बात अपने बेटे से बोले, क्योंकि गलती बेटे की ही है जिसकी वजह से नौकरी से गिरधर को निकाला गया है। और उन्होंने क्या बोला कि शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने बेखोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कौन बोलता है जी, तो बोलते हैं कौन, यानी कि गिरधर बोलता है कि बेटा शाबाश बेटा शाबाश, एक देख तेरा बाप है और एक तू है। तेरा बाप आज तक कुछ नहीं किया और एक तू है कि देख खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कर करके वह हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है जी, तो गिरधर हंस रहे हैं, खूब ठहाका मार के हंस रहे हैं। यानी कि इतनी पुरानी जो समस्या थी वह आज जा करके सुलझ गई है ना। यानी कि लगता है कि गिरधर भी शुरू से प्रताड़ित होता आया है ना, क्योंकि
वह नीचे वर्ग का है और सेन जो है वह उच्च वर्ग के हैं। इस प्रकार आप इस कहानी में यह पढ़ें कि कैसे एक मध्य वर्गीय परिवार में ही कैसे कैसे अंतर विरोध होते रहते हैं, और जिसके पास कम पैसा है, जो निम्न वर्गीय है ना, यानी कि जिसके पास कम पैसे हैं, जो गरीब हैं, उसका बेटा अच्छा होते हुए भी, समझदार होते हुए भी सिर्फ गाड़ी छूने के लिए मार खाता है, पिटाता है, उसके घुटने फूट जाते हैं ढकेल देने पर। लेकिन एक उच्च परिवार का लड़का गाड़ी का शीशा फोड़ देता है और दूसरों की गाड़ी को हवा निकाल देता है उसकी गाड़ी का, फिर भी उसे गोद में उठा करके खिलाया जाता है ना, मुस्कुराया जाता है और हंस के डांटा जाता है। क्या यह सही है? तो नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर आपने यह सीखा कि 5-5 बेटियां हैं, उसे अलग ही तहजीब दी गई है, तमीज़ दी गई है, लेकिन एक बेटा है, उसे प्यार दुलार में इतना बिगाड़ दिया गया है, वह इतना खराब हो गया है कि उसकी हद ही नहीं। उसे क्या ही बताएं, है ना, कि वह अपनी बड़ी बहनों या किसी पर भी तुरंत ही छोटी सी उम्र में अपनी बड़ी बहनों पर भी हाथ छोड़ देता है। इतना लाड प्यार में उसे बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन सेन साहब को इसकी बिल्कुल खबर ही नहीं है। वह क्या आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसे प्यार करते जा रहे हैं, दुलारते जा रहे हैं। तो आपने इस पाठ से क्या सीखा, यह तो आपको उत्तर में बताना पड़ेगा। अंत में गिरधर लाल बहुत ही खुश होता है और खुश होकर के अपने बेटे से प्यार और दुलार करता है। ऐसा प्यार जो मदन को कभी जीवन में याद ही नहीं था कि ऐसा प्यार हमारे पिताजी ने हमें कब किया था और कब हमें गोदी में उठा करके और हमें बेटा कहा था। ठीक है, इससे यह सीख मिलती है कि आपके पास पैसा कम हो, है ना, पैसा कमाने के लिए या कुछ पाने के लिए अपने बेटे को खराब ना करें, अपने बेटे को गलत ना कहें, है ना, उसे प्यार करें, दुलार करें, है ना। आपका बेटा आपका जीवन है और अपने बेटे को लाड प्यार में इतना ना बिगाड़ दें कि वह किसी का मान सम्मान करना भी भूल जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले पाठ के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।